और उसको 3 बजे के पहले भेज दिया तो क्या सेम डे मिलेगी? ऐसा जरूरी नहीं है। सेबी एमपी कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। रीजन बताता हूं मैं क्या। देखो, म्यूचुअल फंड में कट ऑफ टाइम और सेबी एमपी का नया नियम क्या है एप्लीकल एनएवी में, लोगों को नहीं मालूम है। और मैं आपको बता दूं, कई बार म्यूचुअल फंड कंपनी पे केस भी हो चुकी, किसी पर्सन ने खरीदा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, उसको उस दिन की एनएवी नहीं मिली। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो, लमसम इन्वेस्ट करते हो या फिर रिडिम्पशन करते हो, कोई कई बार होता है ना कि भैया पता है T+2 बाद निकलता है बट फिर भी 4-4 5-5 दिन हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? तो सारे डाउट क्लियर होंगे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड यूज करते, एसआईपी करते, इन्वेस्टमेंट करते, पैसा निकालते, तो एक बार जीवन में ये वीडियो देखना चाहिए। और इस वीडियो में सिर्फ ये वाला नहीं है, हमने वीडियो के बाद में 4 से 5 कमेंट भी लिए, क्वेश्चन भी लिए लोगों के, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट करे थे। उसका क्वेश्चन तो मैंने कोशिश करी है कि वो कमेंट लेके हम डाउट क्लियर करें, क्योंकि इस वीडियो से सिर्फ आपको ये डाटा नहीं मिलेगा, वो 4 से 5 जो क्वेश्चन है ना, उससे भी आपको एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। तो ये मल्टीपल नॉलेज वाली वीडियो प्लीज जरूर देखना। तो ये जो डाटा है ये एमपी का ऑफिशियल डाटा है, मैंने वहां से लिया है सेबी एमपी का। इसमें जो फंड कैटेगरी है अलग अलग है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट, हाइब्रिड, आर्बिट्राज, ईएलएसएस, इंडेक्स, गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल, लिक्विड और ओवरनाइट। ठीक है, इन सब में कुछ कैटेगरी का टाइमिंग खरीदने और बेचने का एक जैसा है, लेकिन कुछ का अलग है। सबसे पहले बात करें परचेस और स्विच इन, मतलब अब कोई एसआईपी या फिर आप लमसम खरीदते हो, ठीक, वो एसआईपी है, वो भी परचेस कहलाएगा, या बैंक मैंडेट करती है वो भी एसआईपी, वो भी परचेस ही कहलाएगा। स्विच इन मतलब आपने एक फंड से दूसरे फंड पे स्विच करा, मतलब एक फंड बेच के दूसरा खरीदा, तो वही कहलाएगा। ठीक है, तो वो 3 बजे का टाइम है। एक समय था ये 2:30 बजे था, 1:30 बजे था, 2:35 था, बट वो काफी समय पहले चेंज हो गया, उसे 3 कर दिया। कोई अगर 3 बजे के पहले पहले, मतलब 3 बजे के पहले पहले अगर कोई खरीदता है तो उसको सेम डे की एनएवी मिल सकती है। जरूरी नहीं मिलेगी, लेकिन मिल सकती है। मैंने जरूरी नहीं क्यों बोला, वो आगे पता चलेगा। रिडेम्पशन, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड बेचते हो तो रिडेम्पशन या स्विच आउट करते हो, तो उसमें 3 बजे के पहले पहले अगर आप करते हो तो आपको उसी दिन की एनएवी जो है उससे आपको रिडेम्पशन या फिर परचेस मिल जाएगा। ये जो नियम है ये इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, आर्बिट्राज, ईएलएसएस, इंडेक्स, गोल्ड, सिल्वर फंड और एफओएफ, इनमें सब में सेम है। ठीक, लेकिन बात करें इंटरनेशनल और ओवरसीज फंड, इसमें थोड़े से नियम चेंज हो सकते हैं। वैसे इसमें भी 3 और 3 के आसपास ही है, क्योंकि मार्केट खुला रहता है। सॉरी, ये वाला 3 और 3 के आसपास स्टार इसलिए लिया क्योंकि ओवरसीज फंड क्या होता है, बाहर के फंड, मतलब अमेरिका कोई फंड है, या फिर चाइना का फंड है, या फिर कोई दूसरे कंट्री का फंड है, यूरोप का फंड है। तो होता क्या है कि वहाँ मार्केट अलग खुलता है, तो जब अलग खुलता है तो कट ऑफ टाइम अलग हो सकता है, तो इस टाइम में वेरिएशन आ सकता है। ठीक, दूसरा लिक्विड फंड। लिक्विड फंड हमको मालूम है, लिक्विड फंड बहुत ज़्यादा, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, 90 डे ट्रेजरीज या इस तरीके इसमें लगता है। तो इसका जो परचेस टाइम है, स्विच इन टाइम, वो 1:30 बजे अभी फिलहाल। मतलब अगर आपने 1 या 1:30 बजे के पहले पहले लिक्विड फंड खरीद लिया तो उस दिन की एनएवी मिल जाएगी। उसी तरह अगर आपने 3 बजे के पहले पहले जो रिडीम्पशन और स्विच आउट टाइम वो 3 बजे ही, कि 3 बजे से अगर आपने पहले करा है तो आपको एग्जिट मिल जाएगा, सेम डे की एनएवी में आपको एग्जिट मिल जाएगा। 3 बजे के बाद करा तो नेक्स्ट डे प्रोसेस होगा, तो इसमें स्पेशल एनएवी रूल रखता है। वहीं ओवरनाइट फंड की बात करें तो इसमें भी 1:30 बजे के ऊपर परचेस है, अंदर परचेस है। और वहीं बात करें रिडम्पशन की, तो अगर आप ऑनलाइन करते हो 7 बजे के आसपास, 7 बजे के पहले अगर आप रिडीम्पशन कर लोगे तो सेम डे की हो जाएगी। 7 बजे के बाद ऑनलाइन में वो प्रोसेस नेक्स्ट डे होगी। और ऑफलाइन की बात करें तो वही 3 बजे, क्योंकि हर कोई थोड़े ना 7 बजे तक ऑफिस में बैठा रहेगा, ऑफिशियल टाइम 3 बजे तक का इनका। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का अब जो आ रहा है कि क्या हम अगर 3 बजे से पहले रिडीम्पशन करते हैं, ठीक है, निकालते हैं पैसा, तो आज की एनएवी भी मिलेगी क्या 3 बजे के पहले? क्योंकि एग्जिट के टाइम भी ये मान लो किसी ने शेयर खरीदा है, म्यूचुअल फंड अगर किसी ने खरीदा है और उसको 3 बजे के पहले भेज दिया तो क्या सेम डे मिलेगी? ऐसा जरूरी नहीं है। सेबी एमपी कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। रीजन बताता हूं मैं क्या। देखो, आपने 50,000 का परचेस खरीदा 3 बजे के पहले पहले, ठीक, और वो सक्सेस भी हो गया। मान लो 2 बजे खरीदा है, 2:30 बजे खरीदा, ठीक। अब क्या 2:30 बजे अगर आपने एसआईपी करी तो वो एसआईपी या आपने लमसम खरीदा 2:30 बजे तो वो प्रोसेस हो गया पेमेंट गेटवे या बैंक तक, लेकिन बैंक से भैया एएमसी में 3:05 में पहुंचाओ, ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट डे की मिलेगी। और यही हुआ था एक केस, मैं आपको रियलिस्टिक बताता हूँ। एक बंदे ने एक लमसम इन्वेस्ट करा था, 10 से 15 लाख का कुछ फंड था, और शायद उसने एक अच्छे फंड में लगाया था, जो भी फंड में लगाया था नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। उसने करीबन 2:30 या 2:45 बजे के आसपास लगाया था, जो उस टाइम कट ऑफ टाइम के ऊपर ही था।
उसका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, फोन से करा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला तो थोड़ा सा बुल मार्केट था, ठीक, फंड 1.5-2% ऊपर बढ़ गया था, वो वाला फंड जो भी था, लेकिन उसको एनएवी उससे दिन की मिली थी बढ़ती हुई, तो उसने केस कर दिया था कि ऐसा क्यों। तो उस समय जब एएमसी ने ट्रांजेक्शन सेट निकाली, स्टेटमेंट से करा, तो भाई साहब उसकी बैंक से जो प्रोसेसिंग टाइम था वो 3:05 मिनट 3:06 आया, तो फिर वो केस रिजेक्ट हो गया। रीज़न यही था कि देखो बैंकिंग सिस्टम में बेचेस चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो आईएमपीएस करा, यूपीआई करा, वैसे यूपीआई तो तुरंत हो जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि सामने बैंकिंग जो गेट वे उसमें ड्यूरेशन होता है, और ये कई लोगों के साथ होता है कि भाई साहब मेरी एसआईपी कटी लेकिन अगले दिन की एनईवी मिली, नहीं मिली, उसके अगले दिन की मिली, तो वो बैंकिंग में ट्रांजेक्शन कुछ होल्डिंग हो जाए या सर्वर में प्रॉब्लम आ जाए, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये खरीदने में भी आ सकती है और ये बेचने में भी आ सकती है। तो बैंकिंग सिस्टम की इसमें ना हमारी गलती है, ना एएमसी की गलती है, ना बैंक की गलती, क्योंकि लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं और ये बैचेस सिस्टम से चलते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 3 बजे के पहले अगर आपने खरीदा हो तो आपको मिले, बट मैक्सिमम केस में अगर स्मूथ रूटीन है तो डेफिनेटली मिल जाती है। एक और महत्वपूर्ण भाई साहब क्वेश्चन कि भाई साहब पैसा मेरे बैंक अकाउंट में कब तक आएगा, ये मेरे साथ भी होगा कि मेरे भी बहुत सारे हजारों क्लाइंट, उसमें एक क्लाइंट ऐसा था, उसने त्योहार के पहले जो फेस्टिवल के पैसे रिडीम करा था, उसको कि घूमने जाना था गोवा वगैरह, फ्यूचर के लिए करा था, बट ठीक लोगों का रहता था कि भैया हम एक साथ जमा कर देंगे, इतिहास है कि आज तक कभी कर नहीं पाया वो, बट फिर भी उसने करा था कि मुझे घूमने जाना है, बट और आज फ्राइडे है या थर्सडे, तो ठीक है T+2 में हो जाएगा। तो नॉर्मली जो इक्विटी इंडेक्स, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो इक्विटी फंड है ना, इनका टाइमिंग जो रहता है, देखो लिक्विड का कुछ अलग रहता है, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, कई सारी एएमसी है जो सेम डे कर देती 50% 70%, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल एक इक्विटी फंड की बात करें, तो ये T+1 ठीक है, और T+2 और T+3 पे चलती है, ठीक है। T+1 मतलब ट्रेड वाला डे, आज T+1 आज अगर ट्रेड हुआ है तो कल आपको मिल सकता है, ठीक है, सेटलमेंट होता है। T+2 मतलब आज अगर हुआ है तो कल आपको वेरिफिकेशन और सेटलमेंट होने के बाद परसों आपको मिल सकता है। और T+3 में मनी ट्रांसफर टू योर बैंक भी हो सकता है, कई बार होता है ऐसे केस में, वैसे मैक्सिमम T+2 में ही होता है, ठीक है। मतलब किसी ने बंदे ने अगर फ्राइडे को करा है 3 बजे के पहले, तो वर्किंग टाइम में करा है, तो नॉन वर्किंग हटा के मंडे को प्रोसेस होएगी, T2 और T3 में आपके अकाउंट में आएगा, मतलब फ्राइडे वाला पेमेंट वेडनेसडे को मिल सकता है, क्योंकि ये 2 दिन और एक्स्ट्रा हो गए। और ये नॉट वर्किंग डे सिर्फ सैटरडे संडे नहीं है, ये फेस्टिवल सीजन भी आते हैं, क्योंकि ऑफिस बंद रहता है, प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि अगर आपको पैसा निकालना है तो अगर आप कब निकाल रहे हो ये भी डिपेंड करता है। और अगर आपने फ्राइडे को 3 बजे के बाद करा तो भैया ये प्रोसेस मंडे को होगा और फिर ये वेडनेसडे थर्सडे तक जाएगा, तो इस चीज को भी समझना जरूरी है, और लोगों को ये नहीं मालूम है। और फिर क्या सोचते हैं वो कि फ्राइडे को अच्छा मार्केट गिरा है, कोई अगर उसने फंड ले लिया और 3 तारीख बात कर दिया, 3 बजे बात कर दिया, तो फिर वो मंडे को प्रोसेस हो गया और मंडे को बढ़ गया, तो फिर मंडे वाली एनएवी मिलेगी। तो ये चीज समझना जरूरी है कि कट ऑफ टाइम कब होता है। 3 के पहले करोगे अच्छी बात है, लेकिन 3 के पहले देखो, मैं आपको बोलूं कि 12 बजे 1 बजे के पहले पहले कर दो तो ज़्यादा बेटर है, कभी ट्रांजेक्शन टाइम या बैंकिंग जो पेमेंट गेटवे टाइम है तो वो भी कवर हो जाए। और अगर पेमेंट निकालना है तो पहले कैलेंडर में देखें, उस हिसाब से प्रोसेस करें, तो आपका जो ट्रांजेक्शन रिडीम्शन है वो स्मूथ हो सकता है, क्योंकि सैटरडे संडे और फेस्टिवल आ जाते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज को भी देखना जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं कि कट ऑफ टाइम और एप्लीकेबल एनएवी वाला सिस्टम समझ में आया होगा कि पैसा रिडेम्पशन करना है, कट ऑफ टाइम क्या होता है वो समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर के जो लोगों ने कराए। ठीक, सबसे पहले बात करें, प्रदीप कुमार जी ने एक कमेंट कराए, प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो। 28 साल के हैं, इन्होंने टारगेट बनाया है 1 करोड़ रुपए 15 साल में, कि मुझे 1 करोड़ 15 साल में चाहिए। और इनकी 3 एसआईपी चलती है, बंधन बैंक में 5000 की, इन्वेस्को में 5000 की, एचडीएफसी मिड कैप फंड में 5000 की, मतलब 2 स्मॉल कैप है और 1 मिड कैप है। मैं मिड कैप को भी एज ए स्मॉल कैप भी मानता हूँ, क्योंकि रिस्क जो रहती है स्मॉल कैप मिड कैप के लगभग बराबर ही रहती है, स्मॉल कैप में तो थोड़ी ज्यादा रहती है, बट और ये 2 साल से कर रहे हैं तो 15,000 पर मंथ कर रहे हैं। ठीक, तो इनका ऐसा है कि 1 करोड़ का उनको 15 साल चाहिए। लेकिन मैं प्रदीप जी से पूछना चाहिए, जो आपने गोल बनाया है टारगेट, ये 15 साल में 1 करोड़, क्या ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है? क्योंकि आज 1 करोड़ में अगर आप सोच रहे हो तो 15 साल बाद 1 करोड़ के बराबर नहीं होगा। बट ठीक है, आपका प्रश्न है 1 करोड़, तो हम उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो और दूसरा लमसम मैंने 3,60,000 एज्यूम इसलिए करा है क्योंकि ये 2 साल से कर रहे हैं, तो 2 साल से कर रहे हैं तो 15,000 इंटू 12 महीने इंटू 2 तो 3,60,000 होता है। और मैं मान के चल रहा हूँ इसमें कोई रिटर्न नहीं मिला, 0 मिला। ठीक,
हो सकता है थोड़ा नेगेटिव भी हो 2-5 हज़ार रुपये, बट फिर भी चलो अपन मान के चलते एज्यूम की आपको 3,60,000 है, ठीक। तो हम 2-3 सिनेरियो लेके चल सकते हैं। पहला, अगर हम 12% का एज्यूम करके चले जो कि सेबी एमफी कहता है, तो 15,000 की एसआईपी और हमने 3,60,000 लमसम में डाला तो 95 लाख बनने की संभावना हो सकती है। तो जी हाँ, आपका गोल 1 करोड़ का है तो 95 कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है तो ठीक है, 6 महीने साल भर आगे पीछे हो सकता है। मार्केट अगर अच्छा हो तो हो सकता है 14 साल में, और मार्केट गिर गया, करेक्शन हो गया, लॉस हो गया, तो हो सकता है कि 15 की जगह 16-17 साल भी हो सकता है। तो एजम्पशन के हिसाब से आपका गोल होने की संभावना है। दूसरा केस, मान लो अगर आप 15% का एज्यूम करा। अब 15 मैंने एक वगैरह मालूम है, क्योंकि इनके जो फंड है ना, कौन से, बंधन, इन्वेस्को, एचडीएफसी, ये पिछले 15 साल 10 साल, इन्वेस्ट को तो शायद इतने नहीं हुए, तो ये जो फंड है, जो कैटेगरी पास्ट के हिसाब से इतना दिया है, तो हमने मान के चला है कि जो पास्ट का इन्होंने अगर दिया है वो अगर फ्यूचर में दे, उदाहरण के तौर पे कंटिन्यू रिटर्न जो उस हिसाब से, तो 15 एजम करके चले तो भाई साहब 15,000 की एसआईपी, 3,60,000 इन्वेस्ट, तो 1,30,00,000 होने की संभावना अगर हम 15% एज्यूम करके चले पास्ट का कैलकुलेट करते हुए, क्योंकि इनका फंड स्मॉल कैप है। तो कुल मिला के देखें तो हाँ, होने की संभावना हो सकती है। तो आप मुझसे पूछे कि भाई साहब 12% एज्यूम करें कि 15, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप एक काम करें, 12% का एज्यूम करें और सिर्फ 6% का स्टेप अप करें, क्योंकि समय के साथ हर साल लोगों की सैलरी भी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि जो 5,000 आज कमा रहा है वो 20 साल बाद भी 5,000 कमाएगा। इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंस भी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए। तो मैंने 10% नहीं, सिर्फ 6% बढ़ा। तो कोई 12% का अगर आप मान लो 15,000 के एसआईपी कर रहा है और लमसम 3,60,000 इन्वेस्टमेंट, तो उसमें सिर्फ 6% का अगर आप स्टेप अप कर देंगे तो 1,23,00,000 होने की संभावना हो सकती। बट फिर भी मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, अगर आप सोच रहे हो कि आपका आज का 1 करोड़ 15 साल 20 साल बाद का 1 करोड़ होगा, तो ऐसा नहीं है। आज का जो 1 करोड़ है वो 15 साल बाद अगर हम 6% इन्फ्लेशन जोड़े तो 2,40,00,000 के आसपास होने की संभावना। अब 6% की जगह 10% हो जाए तो और ज्यादा हो जाए, और कम हो जाए तो और ज्यादा, बट हमने 6 मान के चला, 1-2% चलो ठीक है कम ज्यादा हो जाए। तो अगर आप सोच रहे हो कि 1 करोड़ अगर आपने इन्फ्लेशन एडजस्टेड करा होगा तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्लान लिया, आपने बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करी। मैं उम्मीद करूंगा कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपका होगा। अगला प्रश्न है वारा प्रसाद DL IL 4057 का। इनका कहना है सर, इन्वेस्ट को स्मॉल कैप फंड में इन्होंने 26,000 डाले, एडलवाइस स्मॉल कैप फंड में इन्होंने 15,000 डाले और ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो कि है ठीक है। और जब भी मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप इंडेक्स में जब वो डिप होता है, मार्केट गिरता है, तो 5,000 का वो लमसम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके साथ वो पूछ रहे हैं कि मेरी वाइफ के लिए वो एसआईपी करना चाहते या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते, ऐसा लिखा नहीं उन्होंने। तो वो कंफ्यूज है कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ले, कि अबाकुस स्मॉल कैप फंड ले, बंधन स्मॉल कैप फंड ले, या फिर हीलियोस ले। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मैं पर्सनली, एक डाउट यहां पर मुझे आ रहा है कि आपने यहां पर लमसम करा है, आप इन्वेस्टेड है, शायद आपने एसआईपी नहीं लिखा, तो मैं मान रहा हूं कि आपने लमसम करा है, और मार्केट गिन रहा है तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मार्केट, आपका जो एग्जिस्टिंग फंड है, और अगर मार्केट गिरेगा तो इनके एनएवी भी कम होगी, तो इनके एवरेजिंग करो ना, इन्हें आप क्यों करो, इंडेक्स को ले रहे हो। और ऐतिहासिक रूप में देखा गया है पिछले 10 साल 15 साल भी, और आपने स्मॉल कैप फंड लिया और स्मॉल कैप की बात कर रहे हो, स्मॉल कैप रिस्क होता, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 साल 15 साल 20 साल की बात हो रही होगी। साल 2 साल 5 साल के लिए तो म्यूचुअल फंड होता भी नहीं मेरी नज़र में, और स्मॉल कैप तो लेना भी नहीं चाहिए। तो आपने स्मॉल कैप की बात करी, और मेरी नज़र में इंडेक्स ETF को मेरे को पसंद नहीं, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तो नफरत करता हूँ। रीजन क्या है मालूम है? म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर रहता है ना, ये इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड या एडलवाइस स्मॉल कैप फंड के जो फंड मैनेजर, इनका काम क्या है? ETF को बीट करना, इंडेक्स को बीट करना, तभी तो, वरना लोग क्या बोलेंगे, भैया हम इंडेक्स से ले ले, आप तो कुछ परफॉर्म ही नहीं दे रहे थे। इसलिए तो हम उनको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। और ऐतिहासिक रूप में पिछले 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल की बात करिए तो एक्टिव म्यूचुअल फंड ने पैसिव म्यूचुअल फंड को बीट ही करा है, ठीक है। हाँ, अगर मेरे पास 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़ सोना चांदी पहन के बैठा हूं मैं, और महीने का 20-25 लाख रुपए सोर्स ऑफ इनकम मेरे से अलग आ रहा है, तो मुझे कोई अब इनकम, मुझे कोई कैपिटल एप्रिसिएशन से ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो मैं रिस्क पे जाऊंगा ही नहीं, मैं तो ETF ही लूंगा। इसलिए वो लोग जो ETF करते हैं ना, या तो उनका पैसा बहुत ज्यादा होता है या फिर उनकी कुछ अलग कैलकुलेशन होती है। तो आपने मुझसे राय ली, इसलिए मैं मेरी सोच आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन करना है, आपको वेल्थ क्रिएट करना है, तो एक फंड मैनेजर होना जरूरी है, क्योंकि वो अपने दिमाग से शेयर पोर्टफोलियो बनाता है, और वो एक्टिव में नहीं पैसिव में, वो एक्टिव में ही होता, पैसिव में नहीं होता। दूसरा, आपने मुझसे पूछा है कि मोतीलाल आपकी वाइफ के लिए कर रहे हो, तो इनमें से कौन सा फंड अच्छा है? तो देखो, सभी फंड अच्छे, ऐसा नहीं है, मैं बुराई किसी की नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है वो सिर्फ एक ही, वो है अबैकस स्मॉल कैप फंड।
ठीक। अबाकस जो लोगों को नहीं मालूम, मैं आपको बता दूं, जो अबाकस स्मॉल कैप फंड है ना, ये अभी आया, शायद मार्च 26 में ही आया है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जो संजय सिंघानिया जी है ना, वो बहुत बड़े इन्वेस्टर है, आप उनके वीडियो देखना। उन 40 से 50 हज़ार करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। और ये मार्च 26 को लॉन्च हुआ था, इसकी अभी NAV 12-13 चल रही है अबाकस स्मॉल कैप फंड की। मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत में म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है। जियो ने भी, रिलायंस ने भी ट्राई किया था, रिजेक्ट हो गया 2 बार। मुकेश अंबानी ने ट्राई किया था, मिला ही नहीं, जियो को नहीं मिला। फिर वो बाहर से ब्लैक रॉक पकड़ के लाया, क्योंकि ब्लैक रॉक पिछले 50, 60, 70, 100 साल की हिस्ट्री है उसकी, उसको पकड़ के लेके आए, ज्वाइंट वेंचर करे, तब यार ठीक है भाई आपकी हिस्ट्री। तो म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिलना, AMC का लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे पैरामीटर्स, रूल्स, नॉर्म्स होते हैं। तो इनको मिला, ऐसा नहीं है कि भैया हिलियोस जो है ना, ये भी बहुत अच्छे, मैं नाम बोल रहा हूँ, इनका इन्वेस्टर है जो आते रहते टीवी पे, बहुत अच्छे। तो ऐसा नहीं है कि नया आया मतलब कुछ भी नहीं। इंडिया में म्यूचुअल फंड बिजनेस बहुत ही रिस्ट्रिक्शन से चलता है, रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। दूसरा, मेरे को एक और चीज अच्छी पसंद है, जब मैं भी इन्वेस्ट करता हूं ना, तो मैं क्या देखता हूँ कि मुझे भी 10 से 15 साल हो चुके हैं मार्केट में, तो मैं क्या देखता हूँ मालूम है, जो पैसा लग रहा है वो किस सेक्टर में लग रहा है। तो जब इनके सेक्टर देखोगे ना अबाकस स्मॉल कैप फंड के, फाइनेंशियल मार्केट में 20% के आसपास इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियल में 15%, हेल्थ केयर में 13%, कंज्यूमर सिक्लिकल में 13%। मतलब जितना पैसा लग रहा है उसमें 50% तो इसी मेजर सेक्टर में लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, फाइनेंशियल मार्केट भारत का आगे कैसा हो सकता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा होगा, और हेल्थ केयर सेक्टर कैसा हो सकता है, और कंज्यूमर मतलब आप और हम जो यूज करते हैं, ठीक है, वो थोड़ी ड्यूरेबल अलग है, सिक्लिकल अलग है, बट फिर भी एक रफली देखे तो मुझे तो अबेकस, अगर मुझे आज एक नई SIP करनी पड़ती और मुझे इतना नॉलेज होता, क्योंकि मुझे 15 साल है, तो डेफिनेटली मैं तो अबाकस में करता। लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको पहली जो रैंकिंग वो अबेकस स्मॉल कैप फंड, दूसरी है मोतीलाल ओसवाल, और बंधन हेलियोस को मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि पहले ही आपके पास इन्वेस्को और एडलवाइस चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मनदीप सिंह जी ने बोला है कि मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस वैल्यू इंडेक्स फंड कैसा है, जब से मैंने बाय करा है गिर रहा है। BSE इंडेक्स का फंड है, ठीक, जिसमें 30 कंपनियां हैं और लार्ज एंड मिड कैप है। और लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, पास्ट का रिटर्न देख के इन्वेस्ट कर देते हैं। आपने यहाँ नहीं लिया, लिखा है कि आपको कितने समय के लिए चाहिए, काय के लिए चाहिए, कितना फंड चाहिए, मतलब कितने फंड आपने इन्वेस्ट करा, ये आपने नहीं लिखा है। बट मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए तो म्यूचुअल फंड में आना नहीं चाहिए। अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल की बात करें तो थोड़ा पोर्टफोलियो देखें इनका। तो मेजर जो 10 होल्डिंग है ना इस इंडेक्स में, 30 में से वो कौन सी मालूम, LIC हाउसिंग फाइनेंस, AWL एग्रीकल्चर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बंधन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसी। तो मुझे इनका जो पोर्टफोलियो है वो मुझे पसंद नहीं है। अगर मुझे लेना होगा तो मैं निफ्टी 50 लूंगा। वैसे तो मैं इंडेक्स के खिलाफ ही हूँ, आपने मुझसे पूछा, मेरी राय मांगी है, तो मैं तो यूं भी इंडेक्स के खिलाफ ही हूँ। मैं तो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देके एक एक्टिव फंड ले लूँ। तो मेरे से अगर आप राय पूछ रहे हो कि मैं कंटिन्यू करूँ, तो मैं पर्सनली इसे नहीं लूंगा। अगर मेरा ड्यूरेशन 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए तो म्यूचुअल फंड में नहीं होऊंगा। अगर 5 साल, 7 साल के लिए तो एक लार्ज एंड मिड कैप का एक फंड का अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाऊंगा। और अगर 10 साल से ज्यादा है तो स्मॉल कैप लूंगा। लेकिन स्मॉल कैप में रिस्क देती है, और 10 साल, 15 साल में एक अच्छा मार्केट बूम करा तो थोड़ा फंड स्विच कर लूंगा मैं सेफ हाइब्रिड में, ताकि स्मॉल कैप का हमारा जो फंड है वो हमारे गोल तक पहुंच सके। तो इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड आपको समझना चाहिए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो लोग जो हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं। रंजन टडा जी ने जब पूछा है 478 ने कि सरकार ने बड़ी चालाकी से हाइब्रिड फंड को सेक्शन 87 से बाहर कर दिया। अब अगर हाइब्रिड फंड से 10% से कम रिटर्न मिले तो हाइब्रिड फंड बेकार है। उन्होंने सीधा क्लेम ही कर दिया कि 10% से कम रिटर्न मतलब हाइब्रिड फंड बेकार है। देखो ऐसा नहीं, कुछ बात उनकी सही है कि सरकार ने हाइब्रिड फंड को सेक्शन 87A से बाहर रखा है। ठीक, ये लिखना भूल गए, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उनका कहना है कि कोई सा भी हाइब्रिड फंड अगर 10% से कम रिटर्न दे तो खराब है। नहीं, पहले पता होना चाहिए हाइब्रिड फंड है कौन सा। टैक्सेशन कैलकुलेट होता है हाइब्रिड फंड में अलग से। अगर वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड है तो उस पर अलग टैक्सेशन है, मतलब जो डेट है उसका एक्सपोजर कम है, डेट का एक्सपोजर ज्यादा है, इक्विटी का कम है, शेयर मार्केट पे कम लगता है। और अगर एग्रेसिव है तो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि 65-75% जो पैसा है वो इक्विटी शेयर मार्केट में रखता है, उसमें जो है इक्विटी में डेट में कम मिलता है। तो टैक्स का एक्सपोजर दोनों में अलग अलग है। इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, उसमें लगा। एक मैंने वीडियो भी बनी, अगर आपको देखना है पूरा टैक्सेशन तो आपको समझ में आएगा। तो उनका कहना है कि 10% से कम दे रहा है, तो कौन सा कम दे रहा है भाई साहब, कंज्यूमर या एग्रेसिव? और सिर्फ 10% से कम देने से बेकार हो जाए, ये कैसे? उदाहरण के तौर पे मान लो कोई हाइब्रिड फंड आप जो कह रहे हो उसने 8% दिया, ठीक है, और उसके साथ एक रिलेटिवली कंपेयर करें लो इन्वेस्टमेंट एसेट जो कि 6% एफडी मान लो, चलो ठीक है। तो आपका कहना है हाइब्रिड फंड में वॉलेटिलिटी तो खैर कम ही मैंने माना, चलो ठीक है, जो भी है। तो आपका कहना है कि अगर 10% से कम रिटर्न दिया तो वो बेकार, ऐसा नहीं है। सिर्फ
टैक्स और रिटर्न देख के इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता साहब, रिस्क भी देखनी पड़ती है, वॉलेटिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होरिजोन। आपकी इनकम क्या है, आपका ड्यूरेशन क्या है, आपके टैक्स किस उसमें स्लैब में आता है। वैसे तो अब एक ही हो गई है, बट फिर भी आपकी रिस्क कितनी है, तो उस हिसाब से देखना पड़ता है कि भाई साहब कंजर्वेटिव ले या एग्रेसिव ले, एज भी देखनी पड़ती है। एक आखिरी प्रश्न ले लेते हैं, जादव जी का प्रश्न है, बहुत अच्छा है, कि वो 5 लाख रुपए लमसम किया है 20 साल के लिए। कहां पर? एक है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम इंडेक्स, पता नहीं इंडेक्स कहां से लेके आ रहे हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। दूसरा है निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक। 5 लाख में से उन्होंने कितना करा ये नहीं बताया कि 3 इसमें करा, जो भी मैं मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करा 20 साल के लिए निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम और 50 इंडेक्स फंड में। क्या मेरे बेटे के लिए 1 करोड़ बन जाएंगे? तो पहली बात तो यही कि उनका जो 5 लाख का वैल्यू है वो 20 साल बाद 1 करोड़ बन जाएंगे, ये पूछ रहे हैं। तो पहली बात कि 1 करोड़ 20 साल बाद इन्फ्लेशन क्या कैलकुलेट होता है वो उन्होंने करा नहीं, बट मैं मान के चलो, चलो ठीक है आपने कैलकुलेट करा, तो एजम्पशन लेके चलते। पहला मान लो 11% का एज्यूम लेके चले, क्योंकि अगर आपने निफ्टी 50, मैं आपको बता दूं मैंने एक वीडियो बनाई थी, पिछले 25 साल में निफ्टी का एवरेज सीएजीआर कितने में 11.27% सीएजीआर है। दो किसी ने जनवरी 2020 में इन्वेस्ट करा होता तो आज उसकी वैल्यू 11.256 11.5% सीएजीआर के आसपास है। वो मैंने वीडियो बनाया, डिटेल में आप देखना तो ज्यादा समझ में आएगा। तो 11% एज्यूम करके चले तो भैया 40 लाख बनने की संभावना हो सकती है। आपका गोल 1 करोड़ है, नहीं हो पाएगा। दूसरा 12% अगर एज्यूम करके चले, हम रियलिस्टिक कैलकुलेट कर रहे, कोई हाइपोथेटिकल नहीं कर रहे, और अगर आपने जो फंड चूज करा इंडेक्स में तो उसका ऐतिहासिक रूप में जो रिटर्न है वो भी इसके आसपास ही है, 11-12 के बीच में, तो 48 लाख होने की संभावना हो सकती है। चलो आपने एक मोमेंटम लिया है, थोड़ा सा और एज्यूम करके चल रहे 13%, 57 होने की संभावना। चलो भैया 14% एज्यूम से थोड़ा सा गलत होता है, हाइपोथेटिकल होता है, म्यूचुअल फंड में इतना मानना नहीं चाहिए, बट फिर भी चलो ऐतिहासिक रूप में कुछ फंड अगर दिया हो तो 14% एज्यूम करके चले तो भी 68 लाख होने की संभावना है। तो कुल मिला के आपके जो निफ्टी 50 कितना क्या है और सिर्फ लमसम इन्वेस्ट करा तो इससे 1 करोड़ बन जाएंगे, शायद ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। आप सबसे पहले 1 करोड़ को कैलकुलेट करें, कितने की एसआईपी होगी। हमारा एसआईपी कैलकुलेटर है, इन्फ्लेशन कैलकुलेटर है, गोल कैलकुलेटर है, moneyblaster.com में जाएंगे, नीचे लिंक भी, वहां पर आप जाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा कितना चाहिए। फाइनेंशियल कैलकुलेशन होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ना, वो कैलकुलेशन से होता है। ऐसा नहीं कि 1 लाख से 5 लाख से 1 करोड़ बन जाएंगे, 1 लाख से 16 करोड़ बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। रियलिस्टिक कैलकुलेशन होता है, हर चीज का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, रिस्क भी देखनी पड़ती है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसमें हमने कट ऑफ टाइम भी समझा, एनएवी भी समझी और कुछ प्रश्न के उत्तर भी निकाले जो लोगों ने मुझसे पूछे और मेरी राय मांगी, तो मैंने उस हिसाब से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। आपके पास क्या प्रश्न है, अगर आप आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो थोड़ा डिटेल में लिखे, और देखिए नाम वगैरह ना लिखे, ना आपका कॉन्टेक्ट लिखे, क्योंकि प्राइवेसी जरूरी है। जो भी यूट्यूब नाम ऊपर लिखता है जो आपका यूजर नेम वो ठीक है, बाकी और दूसरी चीज ना लिखे। क्या गोल है, कितने पैसे की जरूरत है, वो सब अगर आप कमेंट करेंगे और उसके साथ साथ इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम आई वो भी कमेंट करेंगे, तो हम आशा करेंगे अगली एक एजुकेटेड वीडियो के साथ कुछ प्रश्न के उत्तर और ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।